Hello and welcome to Gyandata channel. This channel is totally dedicated to the management related studies. हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जॉब सर्च के बारे में। जॉब कैसे सर्च किया जाए ताकि हम इफ़ेक्टिव वे में बहुत जल्दी ही जॉब पा सकें और अपने इंटरेस्ट के फील्ड में जॉब पा सकें, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जॉब सर्च करने के लिए जो है, जॉब सर्च को समझने के लिए कैसे किया जाए, सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट को समझते हैं। रिक्रूटमेंट क्या है, इस प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके दो पार्ट हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस एम्प्लॉयर कैसे फॉलो करता है, कैसे उसको स्टार्ट करता है, उसको क्लोज कैसे करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर यदि हम एम्प्लॉयर के प्रोस्पेक्ट में रिक्रूटमेंट को नहीं समझेंगे तो जॉब सर्च करना थोड़ा हमारे लिए टफ होगा। तो रिक्रूटमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक जॉब सीकर के प्रोस्पेक्ट में जो कैंडिडेट के लिए होता है, कैंडिडेट कैसे जॉब सर्च करेंगे। दूसरा जॉब गिवर एम्प्लॉयर के प्रोस्पेक्ट में, एम्प्लॉयर सूटेबल कैंडिडेट को कैसे सर्च करता है, कैसे उनको एज ए एम्प्लॉय के रूप में जो है अपॉइंट करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी टॉपिक को आगे बढ़ते हुए हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि इंटरनल रेफरेंस को मोर प्रीफर्ड क्यों किया जाता है, ज़्यादा प्रीफर क्यों करते हैं इंटरनल रेफरेंस को कंपनी। अगर कोई एम्प्लॉय वर्किंग है उनके रेफरल को क्यों प्रीफर किया जाता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट पॉइंट जो है, क्या हायरिंग प्रोसेस में बायसनेस होता है क्या, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जॉब सर्च कौन करते हैं और जॉब सर्च करना कैसे, मतलब कैसे करें कि आप सूटेबल जॉब कम टाइम में पा सकें। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिस्कस करना है कि कंपनी के अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होता है और किन किन टाइम में, किन किन सिचुएशन में जो है रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स आते हैं कंपनी में, और कितने ओपनिंग्स आते हैं, दोनों समझना जरूरी है कि कितने ओपनिंग्स हैं और किन किन सिचुएशन पे ओपनिंग आते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कोई भी कंपनी में रिक्वायरमेंट दो स्टेज में आता है। एक, अगर यदि कंपनी को न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करना हो या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना हो तो उसमें जो है रिक्वायरमेंट आता है। इस केस में रिक्वायरमेंट ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू रिप्लेसमेंट के सेक्टर में। अगर यदि कोई कंपनी रिप्लेसमेंट के लिए सर्च कर रहा है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होंगे, माइट भी 20 होंगे, 30 होंगे, 40 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है मार्केट में कैसा, मार्केट का स्टेटस क्या है। मार्केट अगर ओपन है तो 3 मंथ में 30, 20 इस तरह का रिक्वायरमेंट मिड लेवल की कंपनी में आएंगे जिनका 300-400 एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है। और बल्क में रिक्वायरमेंट आता है जब नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है। अगर कोई कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो एक नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है तो उसमें बल्क में रिक्वायरमेंट आते हैं। इस रिक्वायरमेंट में हो सकता है 200 भी रिक्वायरमेंट आए, 500 भी आए, और कंपनी के साइज पे डिपेंड करता है। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन रिप्लेसमेंट का रिक्वायरमेंट और जो है न्यू प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे आते हैं। अगर यदि कोई कंपनी न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो उनका प्रोसेस क्या होता है। न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए वो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, मैन पावर का प्लानिंग करते हैं, मैन पावर कैसे जो है हायर करना है, कितना हायर करना है, वो सारा एक प्लान बनाया जाता है। और क्या किया जाता है कि अपने पुराने ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लीड को, जो अच्छे पोजीशन पे हैं, सीनियर पोजीशन पे, उनको इंटरनल ट्रांसफ़र किया जाता है कि आपको इस प्रोजेक्ट के लिए 6 मंथ, 1 ईयर या लॉन्ग टर्म के लिए असाइन कर दिया गया है। तो ऐसे कंडीशन पे अगर कोई कंपनी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे 300 एम्प्लॉय वर्किंग है, 300 एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ है, और वो अपने 50 एम्प्लॉय को न्यू प्रोजेक्ट में ट्रांसफ़र करती है तो उसके पास ऑलमोस्ट 250 रिक्वायरमेंट और होगा जो वो ओपन मार्केट से हायर करेंगे। अगर चलिए 20-25 कैंडिडेट जो वो इंटरनल रेफरेंस के थ्रू हायर कर लेते हैं, फिर भी 225 जो है एम्प्लॉय ओपन मार्केट से उसको हायर करना है। ठीक है, तो इस केस में हम जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करें, किस तरह का रिक्वायरमेंट कंपनी में है, ये सारी चीज़ को विस्तार से डिस्कस करेंगे। और
सपोज कोई कंपनी सेल्स के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है जिसमें उसको रिक्वायरमेंट है 4 इयर्स एक्सपीरियंस सेल्स कैंडिडेट का, जो ग्रेजुएट है 4 इयर्स एक्सपीरियंस है। ऐसे केसेस में कंपनी क्या प्रीफर करती है कि वो कैंडिडेट का प्रॉपर 4 ईयर सेल्स में होना चाहिए और उसी डोमेन में होना चाहिए। सपोज एक एडटेक कंपनी को कंसिडर करते हैं, वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, तो वो 4 इयर्स एडटेक पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट को प्रीफर करेगी। अब क्या है कि एक कैंडिडेट जो 1 ईयर साइट पे काम किए हैं, साइट मतलब फील्ड जॉब किए हुए हैं कोई अदर सेक्टर में, दूसरा 1 ईयर जो है वो सेल्स पे काम किए हुए हैं, 1 ईयर शॉप में काम किए हुए हैं और 1 ईयर थिएटर आर्ट में काम किए हुए हैं, 4 इयर्स का उसका भी एक्सपीरियंस है। वो क्या करते हैं कि वो उस कंपनी में अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद बार बार एचआर को फॉलो अप लेते हैं, मेल करते हैं या कॉल करते हैं, और फाइनली अगर यदि उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है तो वो निराश होते हैं, नेगेटिविटी उनमें आती है और वो धीरे धीरे डिप्रेस हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमारा जो है कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है या कंसर्न कंपनी हमारे सीवी को रिजेक्ट कर रही है विदाउट चेक किए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर यदि कोई कंपनी का रिक्वायरमेंट से आप मैच नहीं करते हैं तो रेयर केस होता है, बहुत कम समय होता है कि आपको जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपका इंटरव्यू अरेंज किया जाएगा और फाइनल ऑफर आपको जनरेट किया जाएगा। ठीक है, कुछ केस में ऐसा होता है अगर बल्क रिक्वायरमेंट है और मैन पावर फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो रेयरली ऐसे कैंडिडेट को भी कंसिडर किया जाता है और वो सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन डिपेंड करता है, आपका 20 to 30% चांसेस होता है कि ऐसे सिचुएशन पे आप सेलेक्ट हो सकते हैं विदाउट आप क्राइटेरिया फुलफिल किए, लेकिन 20 to 30%, 70% नहीं चांस होता है। ठीक है, तो आगे आप जो है इस चीज़ को फोकस करिएगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है, जिस सेक्टर में एक्सपीरियंस है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर सेल्स में आप काम कर रहे हैं तो आगे सेल्स पे ही जाएं, आपको इंटरेस्ट सेल्स पे है तो सेल्स पे जाएं। ऐसा नहीं कि हम 1 ईयर सेल्स में काम किए, 1 ईयर शॉप में एज ए रिटेल सेल्स का काम किए, उसके बाद 1 ईयर थिएटर आर्ट पे चले गए, 1 ईयर जो है कोई टेलीकम्युनिकेशन से सेक्टर में चले गए। ऐसा नहीं है, आप एक पर्टिकुलर सेक्टर को फोकस करिए, उसमें आगे बढ़ने का कोशिश करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। कंटिन्यूस आप फील्ड चेंज करते हैं तो आपको जॉब में प्रॉब्लम आएगा और इस कंडीशन में आपको रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि काफ़ी कैंडिडेट्स करते हैं, वो अपने एफर्ट डाल के वो रिकवर करते हैं, पर बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा आपको, मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत फाइट करना पड़ेगा। वो कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा जो सेम डोमेन में 4 इयर्स एक्सपीरियंस रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को फोकस करिएगा, आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उसी फील्ड में कंटिन्यूस आगे बढ़िएगा। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस फील्ड चेंज करना है। 1-2 बार अगर मजबूरी हो, आप ऐसे फील्ड पे घुस गए हैं जहां आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो फील्ड 1 बार चेंज कर सकते हैं, 2 बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस नहीं चेंज कर सकते। ये अब बात कर रहे थे रिक्वायरमेंट का, कैसा रिक्वायरमेंट है न्यू प्रोजेक्ट में और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में क्या होता है कि अगर मार्केट ओपन है तो 20 to 25 कैंडिडेट आउट ऑफ 300 कैंडिडेट अगर बेटर अपॉर्चुनिटी गेन करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट कर जाते हैं। बेटर अपॉर्चुनिटी का टर्म्स है फाइनेंशियल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, लर्निंग स्किल भी होता है, बहुत सारी कंपनी में अच्छा लर्निंग स्किल होता है, एनवायरनमेंट बढ़िया होता है तो वो चले जाते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ होता है तो भी चले जाते हैं, या बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है, डेजिग्नेशन अच्छा मिलता है तो वो लेफ्ट करके ऑर्गेनाइजेशन चले जाते हैं। तो ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे हायरिंग होता है। तो ये हायरिंग अगर 300 में 25 एम्प्लॉय का हायरिंग होता है तो पहले फोकस करते हैं कि इंटरनल रेफरेंस के थ्रू भरा जाए। वो इंटरनल रेफरेंस वाले कैंडिडेट को प्रीफर करते हैं। अब 25 में 10 कैंडिडेट इंटरनल रेफरेंस वाले हो गए तो 15 कैंडिडेट को ओपन मार्केट से वो हायर करते हैं, ओपन मार्केट से हायर करते हैं। ठीक है, तो अब ये कैंडिडेट समझते हैं कि उसके भाई काम कर रहे थे जिसके कारण जो है इंटरनल रेफरेंस से बायसनेस के थ्रू उसको हायर कर लिया गया, जबकि मेरे पास टैलेंट ज़्यादा है। तो इस कंडीशन पे कैंडिडेट फील करते हैं कि उनके साथ बायसनेस हुआ है, मतलब एक अनजस्टिफिकेशन हुआ है जो जस्टिफाइड नहीं है। हमारे पास टैलेंट है पर मुझे हायर नहीं किया गया,
और उनके भाई वर्किंग है तो उनको हायर किया गया। इसके पीछे मेन लॉजिक क्या है कि कंपनी बायसनेस नहीं चाहती है, हमेशा टैलेंट का हर ऑर्गेनाइजेशन कदर करती है, वो चाहती है कि उसके पास टैलेंटेड और एम्प्लॉय आए, ठीक है ना। लेकिन सिचुएशन क्या होता है कि सपोज 25 ओपनिंग आया तो वो इंटरनल मार्केट से हायर करने के लिए एजेंसी को इन्फॉर्म कर दिया, जॉब पोर्टल का इस्तेमाल कर लिया और 25 में से 50 कैंडिडेट का जो है इंटरव्यू अरेंज किया, जिसमें 15 या 20 भी शॉर्टलिस्ट हो गया। अब सिचुएशन क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अप्लाई कर देते हैं पर करंट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ, करंट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना नहीं चाहते हैं और वो अप्लाई कर देते हैं, वो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग वो बैकआउट कर जाते हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है कि कंपनी ने 50 इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया, 25 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया, इसमें आउट ऑफ जो है 5 to 10 कैंडिडेट बैकआउट कर गए। 1 मंथ का कंप्लीट प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में जो है इंटरव्यू पैनल में जो टॉप मोस्ट एम्प्लॉय होते हैं उनके अपने टाइम को वेस्ट करते हुए इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है ना। HR 1 मंथ से उस प्रोसेस के लिए टाइम देता है, इंटरव्यू अरेंज करना, कंसर्न कोऑर्डिनेटर से बात करना, टाइम स्लॉट लेना, कैंडिडेट को इन्फॉर्म करना, बाकी प्रोसेस है, मेल वगैरह करना, सारा प्रोसेस होता है। तो HR भी उसमें 1 मंथ इन्वॉल्व होता है। एट द एंड ऑफ ज्वाइनिंग क्या होता है कि आपने 25 कैंडिडेट हायर किया, 10 कैंडिडेट बैकआउट हो गए क्योंकि वो केवल चेक करना चाह रहे थे, वो करंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ना चाह रहे थे। कुछ कैंडिडेट फाइनेंशियल ग्रोथ जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं मिलता है, उसके कारण बैकआउट हो जाते हैं। कुछ फैमिली इशू के कारण रिलोकेट नहीं होना चाहते हैं। अल्टीमेटली 4-5 जो कैंडिडेट है वो शॉर्टलिस्ट होते हैं और वो ज्वाइन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि 25 कैंडिडेट का आपका रिक्वायरमेंट होता है पर 5 कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं। अभी भी 20 कैंडिडेट 1 मंथ के एफर्ट के बाद भी 20 पोजीशन वैकेंट है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए कंपनी क्या करती है कि अपने एम्प्लॉय के रेफरेंस को प्रीफर करती है। इसे बायसनेस नहीं कहा जा सकता, एक तरह से रिलायबिलिटी होता है कंपनी को कि वो अपने एम्प्लॉय के रेफर किए हुए कैंडिडेट के बारे में अच्छे से जानता है कि उसे इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर कंपनी में। वो अगर शॉर्टलिस्ट होता है तो 90% चांस है कि वो ज्वाइन करेगा, क्योंकि उसके एक रेफरेंस है जो ऑलरेडी 3 इयर्स 4 ईयर से वर्किंग है। तो कंपनी के वर्क कल्चर, फाइनेंशियल, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानते हैं, लीव पॉलिसी के बारे में जानते हैं, मेडिकल पॉलिसी के बारे में जानते हैं, वहाँ के मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। तो इस केस में उसको इस तरह का कोई डाउट नहीं रहता है कि मैनेजमेंट कैसा है, फाइनेंशियल मॉनेटरी पॉलिसी क्या है यहाँ का, यहाँ ग्रोथ कैसा है, सारा चीज़ क्लियर होता है। बस उसका टेक्निकल स्किल का टेस्ट किया जाता है, उसका इंटरेस्ट ऑलरेडी रेफरेंस के थ्रू पता चलता है कि वो इंटरेस्टेड है। तो उस केस में अगर हमने 10 रेफरेंस से हायर किया है तो 10 कैंडिडेट में 7 to 8 कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं। तो एक रिलायबिलिटी फैक्टर होता है जिसके कारण इंटरनल रेफरेंस को प्रीफर किया जाता है, कोई बायसनेस नहीं होता है। और एज फार एज टेक्निकल इज कंसर्न, अगर यदि वो टेक्निकली साउंड है तभी रेफरेंस वाले कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं। माइट भी थोड़ा बहुत 19-20 होता ही है, हर इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत 19-20 को कंसिडर करते हैं, लेकिन रेफरेंस को कंसिडर करने के पीछे बस इतना ही रीज़न है। ऐसा कोई बायसनेस नहीं है कि उनके भैया काम कर रहे हैं तो उनको सेलेक्ट किया, वो कैपेबल है, उसके पास रिलायबिलिटी फैक्टर आपसे ज़्यादा है जिस कारण जो सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये रेफरेंस का हो गया। अब इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया। अब डिस्कस करते हैं हम जॉब सर्च कैसे करें, कैसे अप्लाई करें कि हमारा CV शॉर्टलिस्ट हो। अब एक फ्रेशर है, कोई कंपनी में रिक्वायरमेंट आ गया कि हमें 50 फ्रेशर को हायर करना है, सेल्स में हायर करना है। सारे कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, कोई अच्छे कॉलेज से अप्लाई करते हैं, जो कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, कोई जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। तो अलग अलग जगह के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तो HR को ये पता नहीं रहता, HR रिक्रूटर है, उसको ये पता नहीं रहता कि इसके पास कितना टैलेंट है। पर CV आपका प्रॉपर है, वो अच्छे जगह से एजुकेशन हो और आप उन सारे पॉइंट को इंक्लूड किए हैं जो ऑलमोस्ट मैच करता हूँ उनके रिक्वायरमेंट से। मैं 100% नहीं बोलता हूँ, 20% भी मैच करता हूँ, तो वो आपको प्रीफर करेंगे। अब एक सेल्स का बंदा हायर करना है, आपने उसमें मेंशन कर दिया कि भाई मैं थिएटर आर्ट में काम करता हूँ, अच्छा करता हूँ,
तो वो ठीक है, थिएटर आर्ट में काम करते हैं, वो आपका एडिशनल स्किल है। लेकिन आप सेल्स में क्या काम किए हुए हैं, फ्रेशर हैं, तो फिर भी तो आपको सेल्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर इस सिचुएशन में कोई अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होकर सेल्स का थोड़ा बहुत काम किया और वो आप अपने सीवी में मेंशन करते हैं, तो ज़रूर आपके सीवी को इंटरेस्ट के साथ एचआर रिव्यू करेगा, है ना। और रिव्यू करेगा तो एक पॉजिटिविटी आता है कि चलो भाई ये अपने फैमिली बिजनेस में ही है पर सेल्स में काम किया हुआ है, सेल्स के बेसिक बारीकियों को समझा हुआ है। आप अपने फैमिली बिजनेस में अगर काम करते हैं तो आपको ये चीज़ का पता रहता है कि कैसे क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करना है, कैसे कस्टमर से बात करना है, ये चीज़ पता रहता है। तो ये अपने सीवी में आप मेंशन कर सकते हैं। भले आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं हो, कुछ नहीं हो, पर आपको अनुभव है तो उसके आधार पे आप मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारा फैमिली बिजनेस था जिसमें मैं इन्वॉल्व था और एज ए सेल्स के कुछ रोल्स को मैं निभाता था, ठीक है ना। तो ये आपके लिए पॉजिटिविटी होगा, ठीक है। अगला चीज़ डिस्कस करेंगे कि आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो कैसे कंपनी में अप्लाई करें और उसका फॉलोअप कैसे लें। बहुत सारे सिचुएशन में होता है कि आप रेफरेंस के थ्रू से भी भेज सकते हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है। जॉब पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनी जॉब पोर्टल में पोस्ट करती है। जॉब पोर्टल बहुत सारे हैं, जैसे नौकरी है, टाइम्स है, मॉन्स्टर हैं, ये फेमस जॉब पोर्टल हैं। अभी बहुत सारे न्यू जॉब पोर्टल भी आए हुए हैं, उस पर भी आप सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मकसद आपका है कि आपका सीवी एचआर तक पहुँचे। आप कोई भी सोर्स आपके लिए आप चूज कर सकते हैं। इसमें आप रेफरेंस यूज कर सकते हैं, पोर्टल के थ्रू यूज कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज कर सकते हैं, ग्रुप के थ्रू भेज सकते हैं। बस आपको सीवी एचआर तक पहुंचाना है, ये काम आपका है जॉब अप्लाई का। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया, कब आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा। और इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, उसे डिस्क्राइब करना पड़ेगा, अच्छे से आपको समझाना पड़ेगा। और दोस्तों बने रहिए चैनल में, आपको जानकारी मिलता रहेगा, नई नई जानकारियाँ मिलती रहेगी, आपको जॉब्स के बारे में पता चलता रहेगा, कंपनी के बारे में, किस सेक्टर में आपको अप्लाई करना है, किस सेक्टर में आगे बढ़ना है, इसके बारे में बताते रहेंगे। और न्यू बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके बारे में, किस फील्ड में जाना है, कौन से फील्ड में आपको तैयारी करना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तरह से करियर से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है आपको हमेशा मिलता रहेगा हमारे चैनल पे, इसलिए आप बने रहें। थैंक यू।